हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, हम लोग जितने भी पिछले वर्ष के पेपर्स हैं उनमें बाल विकास और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ्स में भी हम डिस्कशन करेंगे, और जब मैथ्स की सीरीज शुरू होगी तो कंटिन्यू मैथ्स की सीरीज ही कंडक्ट करेंगे। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे बाल विकास के साथ। 2019 का पेपर होगा बच्चा, और पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हो कि हमारे एग्जाम के लिए PYQs कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्हें भी क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 90 होता है। अकेले मैं क्वालिफाई करा रहा हूँ, वो भी कैसे। CTP आपको 30 नंबर का दे रहा हूँ मैं, हिंदी आपको दे रहा हूँ, और आगे चल के आपको मैथ्स भी देने वाला हूँ। मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 या 2 तारीख से ही मैं आपको मैथ्स देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। डिस्कशन करते हैं बाल विकास पे, चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज पर। लेकिन छोटा सा काम आप मेरा करेंगे, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बहुत यार कंजूसी करते हो भाई लाइक करने में, क्या जाता भी है आपका ना। और सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे एक नोटिस लगा रखी है जो CDP पे नोट्स के लिए है। अगर किसी को नीड है और चाहते हैं वो कंटेंट को पढ़ें और सीखें, तो इस व्हाट्सएप पे आकर के मुझे कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है फ़िलहाल। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ओरिजिनल पेपर ही क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इधर अगर आपको काम अच्छा करना है ना, और फेस तो इसी को करोगे ना, तो जब हम इसी को फेस करेंगे तो क्यों ना हम ओरिजिनल पेपर ही डिस्कस करें। ठीक है, और ये जाने कि 2019 में दिसंबर में किस तरह का पेपर हुआ था, क्या क्वेश्चंस वहाँ पे रखे गए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो ये चीज़ें बच्चा तभी समझ में आ सकती हैं जब आप करेंगे ओरिजिनल पेपर पर डिस्कशन। चाहिए अगर पूरे नंबर, तो क्या करोगे, इस 30 नंबर पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 25 मिनट का समय मुझे देना है। इतना वक्त देंगे, 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। इससे आसान और क्या हो सकता है यार सीटेट की परीक्षा पास करना। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। मतलब साझा समझते हो ना, शेयर किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास का प्रारूप है और किस अवस्था या स्टेज की ओर रिप्रेजेंट करता है। आप सब जानते होंगे, मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा। नूर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर तो चौथा बनेगा। क्यों बनेगा बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि कोहलबर्ग का जो लेक्चर है, प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देख लो, है ना। और वहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात जानते हो क्या है कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन किया जाता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी स्टेज बताई हैं। तो स्टेज बच्चा 3 बताई हैं। ठीक है, और लेवल बताए हैं उन्होंने 6, क्योंकि इन 3 स्टेजेस में हर किसी स्टेज में 2 लेवल देखने को मिलते हैं। तो कई बार तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन किया है। रही बात इस क्वेश्चन का उत्तर ये क्यों बनेगा, तो देखिए कन्वेंशनल है, ये एक्सचेंज ऑफर हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज बिहेव हो रहा है, क्योंकि एक लड़की है जो तान्या है, सॉरी नूर है ना, वो तान्या से कहती है कि लंच आपका मुझे साझा करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने आपके साथ नेक्स्ट टर्न पे किया हुआ था, लास्ट टर्न पे किया हुआ था। तो ये एक तरीके से परंपरागत बिहेवियर हो गया, क्योंकि ये मानना है नूर का कि समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है
है ना, उस पर कहीं ना कहीं सामाजिक नियम व सिद्धांत होते हैं और उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर मैंने कभी पास्ट में आपके साथ किसी तरीके के कोई एक्सचेंज या शेयर किया हुआ है तो नैतिक जिम्मेदारी अब बन जाती है आपकी कि मेरे साथ भी फ्यूचर में आप कभी ना कभी करेंगे। ठीक है, सो आदान प्रदान भी इसको कहते हैं। और स्टेज जो होती है वो क्या होगी, कन्वेंशनल होगी। आते हैं सेकंड नंबर पर, समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लिंग के संबंध में जन सामान्य की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो तो शुरू से ही आपका जेंडर रूढ़िवादिताएं रही हैं। आप इसको इंग्लिश में याद कर लो बच्चा, जेंडर स्टेरियोटाइप्स या जेंडर बायस भी लिखा जाता है। आपके ऑब्लिक में बायस भी लिखा मिल सकता है ना। तो बायस और स्टेरियोटाइप में कोई अंतर नहीं होता है। ये एक प्रकार की जेंडर मतलब रूढ़िवादिता ही कहलाएगी, जिसको हम या तो इंग्लिश में इसको हम स्टेरियोटाइप बुलाते हैं या फिर इसको बायस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे होंगे वो समझ लें। देखिए, समाज में दो लिंग हमारे पास हैं, पुरुष है और स्त्री है। दोनों में से किसी के साथ अगर असमानता का भेदभाव किया जा रहा है, उसे किसी स्तर पर विभेदित किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि हमारी जो जेंडर को लेकर के समझ है वो पारंपरिक है, स्टीरियोटाइप है, और इसी को जेंडर बायस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। ठीक है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ तो आपको बता दें, हमारे यहाँ बड़ी सामान्य धारणा है कि जो माँ होती है वो घरेलू कामकाज देखती है, आप समझते ही हो, है ना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, पिताजी के कपड़े धुलना, मतलब पूरी फैमिली को पोषित करना, पालना। ठीक है, और जो घर के बाहर के कामकाज होंगे वो चाहे जिस स्तर के होंगे वो पिताजी करेंगे। मतलब देखा जाए तो सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या किया गया है कि कामों को बांट लिया गया है ना। यहाँ पर एक उल्टा गेम हो रहा है, उल्टा केस है। वो उल्टा केस क्या है कि पिताजी घर के कामकाज कर रहे हैं और माताजी क्या कर रही हैं, बाहर के कामकाज कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। इसको भैया, अच्छा देखिए, दो चीजें आ गई हैं। अब आप इसको क्या कहोगे, पाड़ कहोगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहोगे, जेडपीडी कहोगे। अब देख लो क्या है ये चीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपकी परीक्षा में और दोनों ही वाइगोस्की द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, नोटिस कीजिएगा, अगर सहयोग द्वारा विस्तारित किया जा रहा है तो मतलब वो आंसर बनाएगा पाड़। ठीक है, लेकिन बच्चे के वर्तमान स्तर और जहां वो जाना चाहता है उस स्तर के मध्य का जो गैप होता है वो जेडपीडी कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर बच्चा किसी को भी किसी क्वेश्चन में जरा से भी समस्या हो तो प्लीज उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आकर के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम बहुत आराम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, मैं आपको एक चीज बता दूं पहचान के लिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी स्टेज में होता है।
अब अगर बच्चा आप चौथी स्टेज जानते हो कौन सी होती है तो समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, उत्तर आपका बन चुका होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सारी की सारी स्टेज जो लिखी हुई है ना, ये वो सीक्वेंसली लिखी हैं, मतलब क्रम से लिखी हैं। तो मेरा कहना मान लो, एक बार सारे स्टेजेस को बच्चा याद कर लो। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होती है ना, ये वाली वो 0 से 2 साल मानी जाती है, 2 से 7 साल मानी जाती है, 7 से 11 साल मानी जाती है, 11 से 15 या कई बार इसको 11 से ऊपर भी लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल जानना है तो लेक्चर जाके देख लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। के अनुसार, पता नहीं कौन है, समझते हैं आगे। बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिएगा, कई बार होता क्या है कि जब आपको कंटेंट नहीं पता होता है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि यार कंटेंट एक बार प्लीज़ ज़रूर पढ़ लो ना, और लेक्चर को ठीक से ज़रूर सुन लो। अगर आप चाहते हो कि कंटेंट मैं पढ़ सकूं, नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम में मेरे काम आ जाए, तो आप सीडीपी का नोट्स मेरे से ले सकते हो। ठीक है, और ये नहीं कर सकते हो तो फिर लेक्चर को कम्प्लीटली देखो, समझो, सुनो उस चीज़ को ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो देखिएगा, लेविगोस्की की थ्योरी ही इसी पर बेस्ड थी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वह समाज और संस्कृति पर आधारित होगा। बस उसी चीज को इन्होंने उलट फेर मचा करके अलग तरीके से पूछने का प्रयास जरूर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए आपको जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी पता होनी चाहिए कि वो क्या चाहते थे। मैं आपको लाइटली समझा दे रहा हूं कि पियाजे जो थे वो बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चलेंगे तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका ये बैठा है, अगर आप उनको जानते हो। कह रहे हैं कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू पियाजे बेस्ट प्रोसेस होगा, उनके कॉग्निशन को डेवलप करने में जो हेल्प करेगा। ठीक है, आते हैं हार्वर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी बौद्धिक योग्यताओं को उन्होंने समझाने का काम किया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होगा उसकी क्या विशेषता होगी। तो यार देखो, बड़ा सरल सा है। जैसे ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, मतलब उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, भाषा को समझने की होगी। दृश्य स्थानिक का मतलब होगा इसमें स्पेशल इंटेलिजेंस होगा। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल, सौंदर्यपूर्ण, समझ लो ना। तो ये तार्किक क्षमता से कहीं पर रिलेट नहीं करेगा, इस संगीतज्ञ बुद्धि की तरफ होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बना लेंगे यहाँ पर हम इसका उत्तर कि पैटर्न को खोजने के लिए खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 8 का सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रायों को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। यार कितना आसान क्वेश्चन है, यही तो सोशलाइजेशन है। ठीक है, सामाजिकरण किसी किताब या घर बैठ के थोड़ी होता है। जब हम समाज के प्रति के बीच जाएंगे, समाज में हम जो आदतें सीखेंगे, कौशल सीखेंगे, सामाजिक मूल्यों को सीखेंगे, वहाँ से हम जो अभिप्रेरणा को वहाँ से विकसित करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सामाजिक नियम, कायदे, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, ये सारी चीज़ें हमको ना पता चलती हैं। ठीक है, तो इससे हमको ये एक बात का ज्ञान हो जाता है कि समाज में, है ना, वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं और किन चीज़ों पर लोगों का ट्रस्ट है
और लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे भी वही करना चाहिए। तो यही क्या है, आपका सोशलाइजेशन है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए समझते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। मैं आपको सारे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा लेक्चर, और जो आपसे मैंने 25 मिनट लिए वो शायद 35 मिनट में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप बोर हो गए, लगेगा बहुत टाइम लग गया। लेकिन परीक्षा पास करनी है तो 25 मिनट्स एटलीस्ट तो यार देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, समझिए, मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं ना। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सिंपल सरल जवाब है कि जो मनुष्य का व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है ना, प्रभावित है। तो मतलब कह सकते हो कि कंप्लीट मैन दोनों ही मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन कैसे हो सकेंगे उत्तर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? आप समझते हो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या हो जाएगा? देखिए, ये उत्तर नहीं बन सकता, इसमें निष्क्रिय लिखा है। वैसे मैं टैग वर्ड्स के लिए पढ़ाऊंगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है उसमें निष्क्रिय शब्द तो कहीं आएगा नहीं, है ना। और ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में तो सिंपल सी बात है कि बच्चा उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। ठीक, मैं थर्ड के लिए बता दूं, ज्ञान के उसी रूप में दोहराया जाता है, मतलब रोट लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उत्तर नहीं बनेगा। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है ना, यार ये सब चीजें नहीं भाई, गलत। उत्तर क्या बना? फर्स्ट, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना स्वयं करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? यार देखो, एक बात समझ लो, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है होल पर्सनैलिटी की जांच करना। ठीक है, आपकी शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन यहां पर हो रहा होता है। आप इतनी बात दिमाग में सेट रखेंगे, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप उसका सरलता से जवाब दे लोगे। देखिएगा, बड़ा ऑप्शन बैठा है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करता, मतलब जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों शामिल होंगे। इज दैट क्लियर? चलते हैं 13 नंबर। जो टेक्निक्स हम आपको सुझाएंगे ना, अगर उसको आप अप्लाई करोगे तो मेरा ये वादा है आप यहाँ पे 30 में से एक भी नंबर कम नहीं लाओगे और मज़ा आएगा आपको पेपर खोल के पढ़ने में। ठीक है, तो ये तो उसी दिन बात समझ में आएगी ना। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो देखिएगा, आपकी कक्षा के विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह पता गया। देखो, होता क्या है ना कि जैसे कोई बच्चा किन्हीं कारणों से पढ़ रहा है ना, मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसके मोटिवेशन के लिए उसके आसपास कुछ नहीं होता है। जनरली अंडरस्टिमेट करने के लिए एग्जाम्पल जरूर होते हैं कि गांव में कोनो कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे? घर में कोनो कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे? तुम कौन सा पढ़ लिख के बड़ा बैरिस्टर हो जाने वाले हो। मतलब समझ लो ना कि वो देखो, उनका बेटा था ना कि वो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था लेकिन देखो फेल हो गया, या पढ़ाई उसने अच्छी करी लेकिन कहीं देखो सक्सेस नहीं हो पाया। आज वो कर रहा है जो उसकी एजुकेशन की फील्ड से बिल्कुल अलग है। तो नई पीढ़ी को वहाँ से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन यही है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। ओके, इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? भैया, अगर पर्टिकुलर किसी समुदाय के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी तो इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है कि यार अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखना पड़ेगा किसी
और स्थान से ला करके, ठीक है, जिसको गैर उदाहरण भी बोला जाता है। कह रहे हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों में उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बच्चे हाईली मोटिवेटेड होंगे और उन्हें लगेगा कि ये बैरियर्स तो टूटना चाहिए। ठीक है, 14 नंबर आएंगे। यार एक बात कहूँ, अगर बच्चा पढ़ाई करी, सच में मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई करी मेरे साथ, आप जुड़े, तो 100% आप यहाँ पे सक्सेस हो गए। ठीक है, और भूल जाइए कि क्या लोग पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे थे। अभी जुड़िए, अभी से सीखना शुरू कीजिए। एक समावेशी कक्षा में, देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आप समझते ही हो कि बच्चा किसी भी वर्ग विशेष का हो, मतलब किसी भी स्तर का हो, बच्चे में कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो, उन सबको हम नियमित विद्यालयों में एक ही छत के नीचे समान अवसर उपलब्ध करा करके उनको हम शिक्षित करने का काम करते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ भाई, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया भाव करोगे? भैया अगर दया रखोगे तो पढ़ाओगे कैसे? डॉक्टर को अगर दर्द महसूस होने लगा तो वो सर्जरी कैसे करेगा? ये तो उत्तर ही गलत हो गया। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि, अरे अरे ये तो कह ही नहीं सकते ना, नौकरी खतरे में आ जाएगी भाई। केवल प्रतिभाशाली योग्य बच्चों पर ध्यान देना। देखिए ये सब बड़ी संस्थाओं का काम होता है, और उसके बाद रिजल्ट को टॉप करना और फिर कहना कि देखो मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी, प्रोग्रेस हो गई। तो आइएगा फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जो सही होगा, क्योंकि बाकी तो गलत हो चुके हैं, तो मुझे पढ़ने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 15 नंबर में देखेंगे कि विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता, पढ़ने के प्रति चिंता है। ओहो, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद रखने में उसे क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो सिंपल है, लर्निंग में कहीं ना कहीं उसको डिसेबिलिटी है। थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ें तो दी नहीं है कि हम उसको सृजनात्मक, तो वैसे भी नहीं है यार। चलो भाई 16 नंबर देखेंगे, मज़ा आ रहा, आना भी चाहिए, लेते रहो मज़ा। देखिएगा, एक शिक्षक मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मज़े ही मिलने, कुछ और नहीं। ठीक है, और मैं इधर उधर की ज़्यादा बात करता हूँ बेकार की कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ नहीं यार, चुपचाप पढ़ाई करो, उसी से सब कुछ होता है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित कर सकता है। एक बार क्वेश्चन को बच्चा फिर से पढ़ लो। देखिए जब क्वेश्चन बड़ा लिखा हो तो थोड़ा सा ध्यान से जरूर पढ़ो, अगर ध्यान पहली बार में नहीं गया तो दोबारा जरूर पढ़ लो। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित कर सकता है। तो देखिए होता क्या है ना कि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है। अब अगर जो एवरेज से तनिक भी बच्चे ऊपर हैं, मतलब होशियार हैं, तो वो आपकी एवरेज बात नहीं सुनेंगे और बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे में आपको अपने करिकुलम में कहीं ना कहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी ही पड़ेगी ना। तो देखिएगा आप ये वाला तरीका अपनाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित कर लेंगे, हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब एक अध्यापिका हैं, मैडम हैं, जो उनकी कक्षा में सृजनशील बालक बैठते हैं, उनको वो एनकरेज करना चाहती हैं और ज़्यादा ताकि वो क्रिएटिव हो सके। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित, ओहो नेगेटिव वर्ड ये नहीं हो सकता भाई, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तब मूल विचारों को महत्व दे करके। अब इसका उत्तर क्या बन सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखो जोखिम लेने में चुनौतियों को हतोत्साहित, देखो हतोत्साहित वाले आपके पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, ये आपका उत्तर नहीं बनाएंगे। ठीक है, उत्तर या तो ऊपर वाला बन सकता है या थर्ड बन सकता है। अपसारी चिंतन पर बल देकर ये बात बिल्कुल सही लिखी है, उत्तर फर्स्ट बनना चाहिए। 99% स्टूडेंट इसको उत्तर बना देंगे, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। क्यों? देखिए अपसारी चिंतन पर बल देंगे, ये बात तो सही है, लेकिन कैसे दोगे, है ना। और अगर आपने निर्देश पढ़े हो तो ऊपर लिखा होता है कि आपको हमेशा बेस्ट विकल्प का चुनाव ही करना है, इसलिए यहां पर उत्तर सही होगा थर्ड। ठीक है,
अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। ठीक है। 18 नंबर में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम क्या चीज होती है जानते हो? अरे भाई, जो मीनिंगफुल लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। देखिए, अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बच्चे का कुशलक्षेम भी पूछेंगे, उसको लर्निंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो किस स्थिति में है, वो क्या इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, या उसको बैकग्राउंड में उसकी कोई समस्या है जो वो किसी से कह नहीं पा रहा है ना। इन चीज़ों को समझना अध्यापक की नैतिक जिम्मेदारी है, अदरवाइज लर्निंग इफेक्ट हो जाएगी, आप चाहे जितना अपना डमरू बजा लो, है ना। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा हो, सामने स्टेज पे अच्छा नाच हो रही हो, तो क्या मतलब देख सकते हो आप? नहीं हो सकता ना। तो उन चीज़ों को समझना होगा कि आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या श्रोता कंफर्ट फील कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। मतलब एक बच्चे को हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के प्रयास में होंगे, तो बड़ा सिंपल है, साधन साध्य विश्लेषण, मतलब समस्या को अनेक उपलब्धियों से विभाजित करना, मतलब मीन्स एंड एनालिसिस करना। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। 20 नंबर में आएंगे, देखेंगे, बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, बस लेक्चर आपका कंप्लीट होने वाला ही है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। नोटिस कीजिएगा, नहीं को अंडरलाइन भी किया है, शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। जी बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपके सब कैसे अच्छे शिक्षण अधिगम को प्रोत्साहित करने के ढंग हैं। 21 में आएंगे, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। देखिएगा, मतलब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसा मतलब कुछ तो प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा ना कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। उन्हें कक्षा से बाहर जाने के लिए आप कह नहीं सकते फिर तो आप एक अच्छे डॉक्टर हो ही नहीं ना। टीचर और डॉक्टर में बच्चा ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर पेशेंट उत्पात मचाए तो क्या उसको मार दोगे, फेंक दोगे, बाहर हटा दोगे? नहीं ना। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटोगे? नहीं यार, ये तो कर ही नहीं सकते ना। गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दे करके इससे बच्चा बोर हो जाएगा, अगली बार क्लास नहीं आएगा, तो फिर लर्निंग पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ। 3rd नंबर, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश कीजिएगा। 22 देखेंगे, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बताओ भाई। लग रहा है आपको क्या होगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, जो प्रायर नॉलेज होगा लर्नर का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रायर नॉलेज ही तो बेस बनेगा उसका जो प्रेजेंट में सीखा जा रहा है, और वही तो कनेक्टिविटी को बिल्डअप करेगा। और अगर कॉन्सेप्ट के साथ लर्नर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो लर्निंग हुई कहाँ? फिर तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग बनेगी ही नहीं ना। फिर तो वो रोट लर्निंग को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा जब बच्चे को कॉन्सेप्ट कनेक्ट नहीं करेगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई, देखिए अचानक से आज मुझे सुनने आए हो तो बात नहीं बनेगी, है ना। थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये मेरा विश्वास है, मैं समझा लूँगा आपको सरल भाषा में, यही मेरा काम है, मैं करूँगा। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई देखो, अगर बच्चा सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना स्वयं कर रहा है तो संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देंगे आप। चुनौती देने का मतलब समझ रहे हो क्या है यहाँ पे? ऐसा नहीं है कि मतलब आप बच्चे को डिफीट करना चाह रहे हो। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो ये कि बच्चे ने जो
क्रिएट किया है उसकी पुष्टि हो जाएगी कि वो सही है या गलत है, मतलब अपनाने योग्य है या छोड़ने योग्य है। दूसरी बात ये है कि बच्चा कितनी गहराई से उसे ढूंढ के लाया है ये समझ में आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि बच्चे का साथ में मूल्यांकन भी हो रहा है। चौथी बात यह है कि अगर वो कॉन्सेप्ट उसके द्वारा क्रिएट किया गया सही है तो बाकी बच्चों के लिए वो भी एक एग्जाम्पल बनेगा जो बेहतर होगा। तो चुनौती देने का मतलब यहाँ पर ये है। सो पॉजिटिव ऑप्शन है आपका। 24 देखेंगे, बहुत प्यारा है, बहुत। कह रहे हैं कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। वैसे पारस्परिक संबंध होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र वो नहीं होंगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कहीं पढ़ के आए हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। ये द्विदिशीय है ना, बाय डायरेक्शनल है और दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है। 25 नंबर में आएंगे। 25 निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे विद्यार्थी की अभिरुचि। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, मतलब लर्निंग को कौन कौन से टॉपिक फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए विद्यार्थी की अभिरुचि, हाँ जी बिल्कुल करेगा भाई, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो क्या करेगा वो ना। विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, इमोशनली कितना वो हेल्दी फील करता है ये ज़रूरी है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, मतलब पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज आपकी कैसी हैं, ये तो लर्निंग में हेल्प कर रहा होगा ना। चौथा, विद्यार्थी का सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब उसका किस तरीके का सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट रहा है, किस समाज और संस्कृति से वो आया हुआ है, वो सारा बड़ा मैटर करता है। तो यार इसमें ना सारे के सारे सही हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसको हम नेग्लेक्ट कर सके। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। अच्छा, क्या हो सकता है जो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है। वैसे ये सबसे बढ़िया है, सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है। 27 आएंगे, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। एक बार प्रश्न को दोबारा जरूर पढ़ लेंगे। अधिगम के प्रति भौतिकवादी आवृत्ति, मतलब आप जो बच्चा है ना वो पर्टिकुलर किसी चीज की अभिलाषा लेकर के वो पढ़ना सीख रहा है या लर्निंग कर रहा है, वो लर्निंग सीखने के पर्पस से नहीं कर रहा है, उसे व्यवहार में लाने के पर्पस से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी को ये फर्स्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका यहीं पर ये उत्तर सही हो जाता है। 28 नंबर आएंगे, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय, मतलब बाल्यावस्था की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। देखते हैं क्या सही हो सकता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है, ऐसा नहीं होता है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। कौन? बाल्यावस्था। भाई देखो, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था सामाजिक संरचना ही तो है ना। किसी राइटर के थ्रू ही तुमको बताया गया है कि देखो, नहीं समझ आ रही बात ना। अच्छा ये बताओ, जैविक रूप से कब कहा गया कि तुम अभी जवान हो अथवा नहीं? जैविक रूप से कब कहा गया कि तुम अभी बूढ़े हो या अभी बच्चे हो? ये समाज ने शरीर की क्षमता, उसकी विशेषताओं के आधार पर ये तय कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर होंगी तो अभी आप शैशवावस्था में होंगे। इसके बाद आप यहाँ तक मैच्योरिटी लेवल जब आ जाएगा तो आप बाल्यावस्था में पहुँच जाओगे। मैच्योरिटी लेवल और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और बिहेवियर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप वयस्क कहलाने लगोगे, किशोर कहलाने लगोगे। तो ये क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक वैसे ही है ना। खैर, जैसे पुरुष और स्त्री का होना। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता है? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब बता पाओगे, आपने पढ़ा है पियाजे को। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज होता है, ये होता है
शैशवावस्था में, ये विशेषता वहाँ की है तो बनना नहीं है। मध्य बाल, ये वाला लाइन ना अमूर्त रूप से सोचना है तो किशोरावस्था के लिए जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये है आपका तार्किक को मूर्त रूप से सोचना। कहीं ना कहीं ये पियाजे को रिप्रेजेंट करता है। बेटा अगर आप पियाजे को एनसीईआरटी के फॉर्म में पढ़ोगे, जैसा कि मेरा लेक्चर है ना, तो ये बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। 30 आएंगे, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है। तो द्वितीयक एजेंसी है। द्वितीयक क्या है? अच्छा सॉरी, द्वितीयक नहीं है भाई, परिवार एवं पास पड़ोस है ना, प्राथमिक होगा, ठीक है, प्राथमिक एजेंसी है। आज हम लोगों ने 2019 के पेपर 2 का डिस्कशन कर लिया है। आपके पूरे 30 क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आसानी से आई होंगी, और करेंगे फिर कभी नेक्स्ट टर्न पे और कुछ। अभी मतलब हिंदी का टर्न आ जाएगा, हम लोग हिंदी करेंगे। बच्चा मैथ्स के लिए परेशान मत होना, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैथ्स में भी आप अच्छा स्कोर करके आएँ। क्वालिफाई तो मैं अपने 3 सेक्शन से ही करा दूंगा, बाकी अदर चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ी बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे। और पेपर को कैसे डील करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम से कुछ 1 हफ्ते पहले मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।